सो हाय गाइस, आज हम लोग जो है BMW G310 RR का लॉन्ग टर्म रिव्यू लेके आए हैं। और ये आपके सामने बाइक ब्लैक कलर में खड़ी हुई है। इसके दो मॉडल्स आते हैं एक्चुअली में, एक अपना ब्लैक कलर का है, एक फ्लैगशिप मॉडल है। तो दोनों ही मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट हैं और बढ़िया लग रहा है। मतलब बाइक जो है ना, वन ऑफ द जेम बाइक है अपनी। और इस तरीके से ये बाइक का जो आप फ्रेम वगैरह देखेंगे, फ्रेम भी बहुत एक नंबर ज़बरदस्त है। तो आज हम इसके बारे में पता करते हैं अपने दोस्त, जो मेरा फेवरेट फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं बोले एक तरीके से। तो ये है हमारे साथ सिद्धार्थ। सो हाय सिद्धार्थ। हाय। ये तो हैंड शेक वगैरह बिन फालतू मिला रहे हैं। हम लोग बेस्ट फ्रेंड है भाई, एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं, ठीक है। तो सिद्धार्थ, सबसे पहले मैं इससे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने ये कब ख़रीदी और आपने ये बाइक जो है कितने किलोमीटर चला ली है? ये मैंने पिछले साल ख़रीदी है, अप्रैल में। तो अब 1 साल से ऊपर हो गया है मुझको। अभी 7200 किलोमीटर तकरीबन चल चुकी है ये 1 साल में। अच्छा अच्छा। तो जब आप इस बाइक का मतलब, सबसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब आप मार्केट में निकले हुए थे बाइक लेने के लिए, तो उस टाइम पे आपने क्या क्या शॉर्ट लिस्ट करी थी? मतलब कौन कौन सी बाइकें जो हैं आपके दिमाग में थी कि हाँ भाई ये बाइकें जो हैं मुझे देखनी है, टेस्ट राइड करनी है, और उसके बाद जो मैं फाइनलाइजेशन करूँगा कि हाँ भाई मतलब ये बाइक मेरे को लेनी है? बेसिकली जब मैं स्पोर्ट्स बाइक का सोच रहा था, तो एक तो मेरे माइंड में था कि फुल फेयरिंग की बाइक लेनी है। तो और दूसरा था कि ज़्यादा पावर की नहीं, 300-400 सीसी की रेंज में ही लेनी है। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत यूट्यूब और इधर उधर से थोड़ा बहुत शॉर्ट लिस्ट करते करते एक तो मुझे पसंद आई थी निंजा 300, एक ये पसंद आई थी, और एक यामाहा R3 मुझे अच्छी लगी थी, और उसी टाइम पे लॉन्च हुई थी एप्रिलिया RS 457। तो वो भी मुझे काफ़ी स्पोर्टी लुक में अच्छी लगी थी। तो इन 4 बाइक्स को मैं ज़्यादा देख रहा था। तो सबसे पहले मैं निंजा के शोरूम पे गया था, कावासाकी पे। तो बाइक तो वो काफ़ी अच्छी थी, स्मूथ भी इससे ज़्यादा है वो, बट उस बाइक की रोड प्रेजेंस उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। तो मतलब ये जो बैज है BMW का, ये मेन आपको अट्रैक्ट किया इसका मतलब? नहीं, ये तो है वन ऑफ द रीजंस, सबको अट्रैक्ट करता ही है। लेकिन वो मुझे वैसे, मेरा पहले झुकाव उसी की तरफ था जब तक मैं BMW के शोरूम पे नहीं गया था। बट वो थोड़ा सा उसका लुक जो है उतना स्पोर्टी नहीं है। जैसे इसमें पीछे कुछ भी ऐसे पकड़ने के लिए नहीं है, उसमें पीछे से प्रॉपर जो हमारी 150 सीसी की बाइक्स वाला होता है वो दे दिया है पीछे से पकड़ने को। वो थोड़ा उसका लुक बहुत ऑफ कर देता है। फिर उसके बाद काफ़ी लोग बोलते थे कि KTM देख लो, KTM देख लो, मतलब RC 390। लेकिन अब उसमें ये दिक्कत कि RC में फिर लोअर मॉडल्स भी हैं और थोड़ा सा मार्केट में बदनामी भी हो चुकी है यार। तो KTM लोअर मॉडल इन द सेंस RC 200। अच्छा अच्छा, जो सेम दिखती हैं। RC 125 भी निकली हुई थी, तो वो भी सेम डिजाइन की लैंग्वेज पे। तो और थोड़ा सा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे थोड़ी बेइज्जती ज़्यादा हो चुकी है KTM की। तो वो भी थोड़ा मद्देनजर रखते हुए मैं KTM से तो दूर ही रहा। फिर एप्रिलिया देखने निकला, तो एप्रिलिया के थे उस समय पे अवेलेबिलिटी ही नहीं थी कहीं, मुझे एक मॉडल भी खड़ा भी नहीं दिखा उस टाइम पे। तो एप्रिलिया का मैं कुछ खास उस समय देख नहीं पाया, और थैंक गॉड नहीं देख पाया, क्योंकि इस समय जो एप्रिलिया में जो इश्यूज़ बताए जा रहे हैं, अगर मेरे साथ आते तो मैं तो भाई बेच देता अब तक बाइक वो। फिर BMW के शोरूम पे गया, तो जब पहली बार मैंने उसको चलाया तो निंजा के मुकाबले थोड़ी सी कम स्मूथ थी ये। अच्छा। क्योंकि वो ट्विन सिलेंडर है, ये सिंगल सिलेंडर है। बट ये मुझे थोड़ा सा मतलब चलाने में लगी कि हाँ एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है, थोड़ा सा फील आई उसमें। मतलब तो, इसकी कमिटेड पोजीशन आपको पसंद आई? हाँ, कमिटेड है, ये निंजा से ज़्यादा कमिटेड है, बट R15 की तरह नहीं है कि आपके कमर दुखा दे। तो मतलब थोड़ा सा राइडर फ्रेंडली भी है, और थोड़ा सा लगती है देखने में कि हाँ स्पोर्ट्स बाइक है, तो बैलेंस अच्छा है इसका। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे ये है कि मतलब जब आप जब मार्केट में लेने के लिए निकले, तो आपका कुछ बजट तो होगा ही, राइट? कि हाँ मेरे को बस इतना ही खर्च करना है,
मेरे को मतलब इतना स्ट्रेच नहीं करना है। तो जब आप लेने के लिए गए तो ये आपके बजट में आ गई या आपने स्ट्रेच किया? मैं उस टाइम पे बेसिकली 4 लाख से 4.25 लाख तक का बजट लेके चल रहा था। तो ये तो उस टाइम पे ऑन रोड 4 लाख के आसपास ही थी। तो मुझे अपने बजट से हट के नहीं आना पड़ा। हाँ, मैं अगर एप्रिलिया लेता तो एप्रिलिया उस टाइम पे 4.5 लाख से ऊपर पड़ रही थी। तो उसमें शायद मुझको थोड़ा बजट स्ट्रेच करना पड़ता, लेकिन ये तो मेरे टोटल बजट में आ गया क्योंकि उसमें मेरा 4 लाख के आसपास ही बजट था। तो अच्छा, इसके जो मेन सेलिंग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आपको इस बाइक ने अट्रैक्ट किया, वो आपको क्या लगता है कि क्या प्रोज थे जो कि आपको अट्रैक्ट किया इस बाइक ने? ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो आपकी इसकी जो स्क्रीन है, अच्छा, जो मीटर है, हाँ हाँ, अच्छा डिस्प्ले है, कलर्ड है, काफ़ी उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, वाइब्रेंट भी है, काफ़ी कलरफुल भी है, काफ़ी कलरफुल है। और जब निंजा का आप डिस्प्ले देखोगे तो बहुत ही बेसिक सा डिस्प्ले है। तो और साथ में मैंने इसमें एक और चीज़ देखी है कि डिस्प्ले में जो है ना, मोड्स के साथ जो है ये उसका चेंज होता है, कैसे उसमें मीटर बदलता है, कैसे उसमें स्पोर्ट्स में अलग हो जाता है, अर्बन में अलग होता है, रेन में थोड़ा अलग होता है। मुझे पर्सनली तो इसमें सबसे अच्छा डिस्प्ले देखूं तो अर्बन का लगता है, बट क्योंकि थोड़ा अर्बन में परफॉर्मेंस इसका कम हो जाता है, थोड़ा सा पावर भी कम है और टॉर्क भी कम है, इसलिए मैं चलाता तो स्पोर्ट्स में ही हूँ। बट जब आप इसको अर्बन में चलाओगे तो इसका डिस्प्ले जो मीटर वाला है बहुत अच्छा है। चलिए, ये तो आपको प्रोज में आपको इसका डिस्प्ले बढ़िया लगा और फीचर रिच तो है ये, राइड बाय वायर से लेके तो ट्रैक्शन कंट्रोल से लेके सारी चीजें। 300 से 400 सीसी वाली रेंज में जाओगे तो कावासाकी निंजा या फिर एप्रिलिया ले लो, BMW है, और जो भी इसके राइवल्स हैं उसमें मुझे एटलीस्ट इसके इलेक्ट्रॉनिक सबसे अच्छे लगे। अच्छा, इसमें मेरे को आप ये बताइए कि जब आप सर्च कर रहे थे तो उस टाइम पे आपको कुछ ड्रॉबैक्स ओवर द इंटरनेट आपको मिले कि हाँ भाई ये ड्रॉबैक्स लोगों ने जो है मेंशन कर रखे होंगे? देखिए, 2 ड्रॉबैक्स हैं इसके जो मुझे लगते हैं। एक तो निंजा के ऊपर इसका ड्रॉबैक है कि वो ट्विन सिलेंडर है तो उसमें वाइब्रेशंस कम है। इसमें आप 100-105 के ऊपर एक बार जाओगे तो वाइब्रेशन शुरू होते हैं, तो 130, 35, 40 तक जाओगे तो वो अपने चरम पे आ जाते हैं, फिर भी उतने नहीं फील होते, फिर भी हैं उस हिसाब से। इसके मुकाबले निंजा 300 काफ़ी स्मूथ है। और दूसरा जो इसी का जुड़वा भाई है अपाचे RR 310, वो क्योंकि उस पर TVS की बैजिंग है तो सस्ती भी आती है और थोड़ा सा मैं कहूँगा इससे ज़्यादा ही उसमें फीचर्स हैं, तो उसके बाद भी ये अप्रॉक्सीमेटली 10% महंगी ही मिलती है। तो ये 2 ड्रॉबैक्स इसके मेन है। आपको ग्राउंड क्लियरेंस कभी नहीं लगा इसमें ड्रॉबैक में है? फिलहाल तक तो मुझे इसका ग्राउंड क्लियरेंस कहीं पर नहीं फंसा। हाँ, निंजा के ऊपर इसका ये एडवांटेज है, निंजा से इसका कंपैरेटिवली थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, इसलिए भी मैंने निंजा जो है नहीं ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि फ्यूल एफिशिएंसी को लेके कि भाई ये सिटी में कितना देती है और हाईवे पे कितना देती है, और ये मिक्स्ड भी कितना दे देती है? सिटी में तो आप ये रख लो कि दिल्ली में तो ये आपको अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो तो 25 से 27-28 तक का देगी, और अगर नॉर्मल ट्रैफिक है तो 30 तक का दे देगी। और हाईवे पे जब मैंने ट्रिप्स में देखा है तो ये करीबन 33-34 का एवरेज दे देती है। तो आप फ्यूल एफिशिएंसी से आप एकदम इससे एकदम सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मुझे इतना कुछ ज़्यादा अभी तक उसमें परेशानी नहीं हुई। जिस हिसाब से पावर है और सब कुछ है उस हिसाब से उतना मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। अच्छा, तो जब आप इसको परचेज़ करने के लिए गए तो टेस्ट राइड वगैरह जो दी होगी, सर्विस जो अपना डीलरशिप होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, वो उनका किस तरीके का बिहेवियर था, किस तरीके का इनिशिएशन था बेचने के टाइम पे, और सर्विस नेटवर्क से रिलेटेड भी जो है अगर आपको कैसा बिहेवियर फील हुआ है अभी तक? देखो, अगर मैं बाइंग के टाइम का एक्सपीरियंस बताऊं तो सच बोलूँगा तो उस टाइम पे जो मैंने 3-4 कंपनीज़ के शोरूम पे गया था उसमें सबसे अच्छा बिहेवियर तो मुझे इनका ही स्टाफ का लगा। थोड़ा इनका स्टाफ एटलीस्ट इस बाइक के बारे में इंफॉर्मेटिव था, उन्होंने अच्छे से नॉलेज उनके पास अच्छी थी, उन्होंने अच्छे से बताया, काफ़ी पोलाइट स्टाफ था, उन्होंने पेशेंटली सब कुछ बताया और राइड भी उन्होंने अच्छे से दी।
और मतलब कई बार होता है ना कि आप जैसे क्योंकि ये वैसे मेरी पहली स्पोर्ट्स बाइक है, तो आप कभी 150 सीसी वाली कोई नॉर्मल बाइक लेके जाओ खरीदने के लिए, तो कई बार आपको वो पहले ही जज करने लगते हैं कि कहीं ये विंडो शॉपिंग तो करने नहीं आया, तो उस टाइप का उनका बिहेवियर नहीं था। मतलब वो हर एक कस्टमर को सीरियस ही लेते हैं मतलब। और सर्विस सेंटर का कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा है? कि सर्विस सेंटर इनके हैं तो काफ़ी, यहाँ पे भी एनसीआर में 3 है, बट दिल्ली में इनका मेन इशू रहता है कि एक तो संडे को अनफॉर्चुनेटली इनका बंद रहता है दिल्ली के जितने सर्विस सेंटर हैं। और हम लोग जैसे जो सर्विस करने वाले लोग हैं सैटरडे संडे छुट्टी होती है। अब मेरा तो अल्टरनेट सैटरडे छुट्टी होती है, तो अक्सर स्लॉट्स के इशू होते हैं वीकेंड्स पे। अब आज भी जब इस बार भी मैंने जो सर्विसिंग कराई तो मुझे गुड़गांव से करानी पड़ेगी, क्योंकि गुड़गांव इनका संडे को खुलता है। अब अच्छा, मतलब नारायणा वाला जो है आपका नहीं खुलता है? नारायणा भी नहीं खुलता, ओखला भी नहीं खुलता। अच्छा अच्छा। तो गुड़गांव में जब मैंने बात की तो गुड़गांव खुलता, तो अब मुझे नोएडा से गुड़गांव आना पड़ा सर्विस के लिए। एक ये स्लॉट वगैरह बुकिंग कराने का सिस्टम है यहाँ पर? स्लॉट वगैरह बुकिंग कराने का सिस्टम है, वो तो आप इनके अगर हम डायरेक्ट पहुँच जाए तो कुछ दिक्कत है क्या, ऐसा कुछ? मैंने अभी तक गया तो नहीं हूँ 2 सर्विसेज में डायरेक्ट। मैं कहूँगा तो यही कि स्लॉट बुक करा के जाओ, क्योंकि बहुत इजी है। आप इनका नंबर गूगल पे आप इनका शोरूम डालो, उसका नंबर आ जाता है, उसको कॉल कर दो और उनकी जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगी उनसे बात कर लो। वो आपको बता देंगी कि इस जगह पे स्लॉट है अवेलेबल, और वो आपको बुक करके कंफर्मेशन भेज देंगी। 10 मिनट का काम है, आप कहीं से भी करके सकते हो। अच्छा, तो मैं तो यही कहूँगा कि स्लॉट बुक करके जाओ, ज़्यादा अच्छा है। वहाँ जाओ, मिले ना मिले या कहे कि आप छोड़ के चले जाओ, कल ले लेना परसों ले लेना, फिर उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी हो जाती है। अच्छा, तो जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन इसका आता है कि साल भर में इसको कितनी बार सर्विस करवानी पड़ेगी, इसका सर्विस इंटरवल क्या है और किस तरीके की सर्विस कॉस्टिंग आती है? मतलब आपने जैसे आपने भी बताया कि 7,000 के आसपास, 7,200 किलोमीटर के आसपास आप चला चुके हैं, तो इस दौरान में आपने कितनी सर्विस करा ली इसकी? देखिए, कंपनी जो कहती है, कंपनी के हिसाब से पहली सर्विस तो 1000 पे थी, 1000 किलोमीटर या फिर 1 महीना। तो वो मैंने 1000 किलोमीटर होने पे कराई थी। फिर दूसरी सर्विस, उस सर्विस का क्या लगभग क्या कॉस्ट है? वो सर्विस का कॉस्ट करीबन 6,500 रुपये था। 6,500 रुपये। और एक और ड्रॉबैक है जो मैं आपको बता दूं, अगर कोई पहली बार स्पोर्ट्स बाइक ले रहा है, कि इनकी कोई फ्री सर्विस नहीं होती। अच्छा, फ्री सर्विस नाम की कोई चीज़ मतलब फ्री सर्विस तो कोई नहीं देता, फ्री लेबर दे देता है? फ्री सर्विस ही नहीं है कुछ भी। अच्छा अच्छा, कि उसमें फ्री लेबर हो कुछ भी हो, आपको पहली सर्विस से फुल्ली पेड देना होगा। अच्छा अच्छा। तो हाँ, इंटरवल के बारे में आप बोल रहे थे। वो पहली सर्विस जो मेरी थी वो करीबन 6500 की थी, 6600 की। उसके बाद 1 साल पे 1 सर्विस करानी होती है इनकी, 1 साल या 10,000 किलोमीटर। तो मेरा 1 साल हो गया था और 1 साल में करीबन 7,000 किलोमीटर चली थी, तो मैंने सोचा करा लेते हैं। तो अभी मैंने इसकी 7,200 किलोमीटर पे दूसरी सर्विस कराई है, जिसका कॉस्ट करीबन 11,000 रुपये आया। बाप रे बाप, 11,000! इट्स अ हेफ्टी मनी। मतलब बहुत सारी सुपर बाइक्स जो हैं वो मतलब इतना कॉस्ट नहीं करती हैं, तो मेरे को लगता है कि ये एक ड्रॉबैक नहीं है कि इतना महंगी सर्विस हो रही है BMW में, और वो भी सब सेगमेंट 300 सीसी बाइक की। मुझे जितना मार्केट में पता चला है कि निंजा 300 की साल में 2 बार सर्विस होती है, और उसकी एक सर्विस करीबन 5,000-6,000 की होती है। उनका भी सर्विस इंटरवल कुछ 5-6 हज़ार का है। तो जो इसके राइवल्स हैं उसके हिसाब से अगर देखो तो साल भर में इसका सेम ही खर्चा बैठता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और देखो, मेरे हिसाब से जितना मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जो बाइक एंथुजियास्ट हैं, 5-6 हज़ार रुपये के लिए कोई इंसान नहीं देखता है जल्दी जो स्पोर्ट्स बाइक चलाता हो। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना, जिसको एक बार बाइक पे दिल आता है, वो कहते हैं ना कि बाइक लेना दिमाग से नहीं लेता है आदमी, बाइक हमेशा दिल से लेता है। तो चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूँ कि आपने 2 बार सर्विस करा ली है, मतलब ठीक है, आपने दो ही बार करी है। एक बार आपका मैक्स गया 6500 के आसपास, और एक बार मिन गया 6500 के आसपास, मैक्स गया आपका 11,000 के आसपास। अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो बाइक है, आप
मतलब सर्विस से रिलेटेड कोई इशू फेस हुआ है अभी तक, आज तक? मतलब कभी पार्ट नहीं मिले हों, कभी ऐसा कुछ, मतलब कभी आपके साथ हुआ? कि अभी तक तो मेरा इसमें कोई पार्ट रिप्लेसमेंट हुआ नहीं है। अभी जब सेकंड सर्विस हुई थी तो मेरा सिर्फ पिछले टायर के ब्रेक पैड बदलने थे। अच्छा, तो वो तो उन्होंने बोल दिया था कि हाँ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक देखो, क्योंकि मेरा कोई मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट हुआ नहीं है, तो उसके बारे में अभी नहीं बता सकता मैं, क्योंकि उनसे पूछो तो बोलते हैं कि हाँ सब अवेलेबल है। और अब अगर कुछ होता है तो ही उसके बाद कुछ पता चलेगा कि क्या इश्यूज हैं क्या नहीं है। वैसे तो होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इनके शोरूम पे जाओ तो 8-10 G3 10R तो उनके पास खड़ी रहती हैं। मतलब इनकी मोस्ट सेलिंग बाइक में मोस्ट सेलिंग बाइक यही है इनकी, मतलब फ्लैगशिप प्रोडक्ट है इनका। फ्लैगशिप, हाँ, मतलब देखा जाए तो अभी भी ये कंटिन्यू कर रखा है, जबकि इन्होंने जो है GS और अपनी जो नॉर्मल जो मतलब नेकेड बाइक है वो बंद कर दी है, क्योंकि इसका अभी भी मेरे को लगता है कि इसका क्रेज़ अभी भी मार्केट में है। एंड आई थिंक सो ये प्लेटफॉर्म जो है 8 साल का हो चुका है। तो सर्विस लेबर जो है आपका, मतलब उसमें जो लेबर्स जो काम करते हैं, आपको मैकेनिक्स मतलब क्या लगता है कि सेल्फ मतलब एफिशिएंट हैं, जो मतलब उनकी जो क्या बोलें कि मतलब जो एबिलिटी है वो किस तरीके की लगती है कि इसको आराम से वो लोग सर्विस कर पाएंगे? सर्विस सेंटर के बाहर नहीं, सर्विस सेंटर के बाहर नहीं, सर्विस सेंटर में अंदर ही मैकेनिक आपको लगता है कि सही है? मतलब देखो, अभी तक जो आपने के दौरान वो मैं अभी तक अंदर जाने नहीं देते? अंदर मैं गया नहीं हूँ कभी, मैंने बोला भी नहीं। इस बार भी मैं छोड़ के आ गया था, पिछली बार तो पहली सर्विस थी तो कुछ खास होना नहीं था। वैसे मेरे को लगता है BMW के लिए क्वेश्चन वैलिड भी नहीं है, क्योंकि BMW में यार S1000 RR 1200-1300 सीसी की मतलब इंजिन्स हैं, और उनको वो सर्विस करते हैं इतनी वही सेम मैकेनिक्स इनकी सारी बाइक सर्विस करते हैं। तो मुझे लगता है जो 1000-1200 सीसी वाला इंजन जो सर्विस कर रहा है वो इसके लिए 300 सीसी डजंट मैटर दैट मच। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के, जैसे पैनल्स हो गए, ठीक है, एलॉयज हो गए, ठीक है, जो भी इसमें मेटल्स इस्तेमाल कर रखे हैं, ठीक है, वो कैसे लगते हैं? मतलब आपको स्टडी लगते हैं, अच्छे किस क्वालिटी के आपको लगते हैं? देखिए, फुल फेरिंग बाइक आप लेंगे तो अगर खुदा ना खास्ता कभी गिरी तो फेरिंग तो आपकी जानी ही है। हाँ, मैंने एक चीज़ देखा कि आपने जो है कुछ लेग गार्ड वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि देखो मैं यूजली इसको अपने डेली कम्यूट के लिए ही यूज़ करता हूँ। और क्योंकि मेरा जो दोस्त का आना जाना है वो जो पीक आवर्स होते हैं उसमें है, तो ज़्यादा मैं स्पीड भी नहीं करता। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे मतलब लगाना चाहिए ऐसा। तो अभी तक लगाया नहीं, और खैर अभी तक कभी गिरी भी नहीं है, तो मैंने इसीलिए अभी तक कुछ लगवाया नहीं है। और थोड़ा सा लुक्स भी हैम्पर हो जाते हैं अगर इसमें लेग गार्ड ऐसा कुछ लगवा लो तो। अच्छा, तो इसके जो ब्रेक्स हैं, मतलब आपको ब्रेक पैड्स इसके इनफ लगे कि अच्छी स्टॉपिंग? मोर देन इनफ है। मतलब जैसे आपने इस सेगमेंट की और भी बाइकें टेस्ट राइड की थी, तो उनके कंपैरिजन में ब्रेक आपको इसके सही लग रहा है? बहुत अच्छे हैं, मतलब इसके और निंजा के ब्रेक्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ब्रेकिंग के मामले में इस सेगमेंट में मुझे लगता है निंजा 300, 400 और ये बेस्ट 3 बाइक्स हैं। KTM मैंने चलाई नहीं है तो KTM का मैं बता नहीं सकता। बाकी जो इनकी बाइक्स हैं 300, 400 के सेगमेंट में, वो उसमें इन तीनों बाइक्स के जो ब्रेकिंग है सबसे अच्छी है। अच्छा, इसमें ना स्टॉक टायर्स मिलते हैं अपने मिशलिन के, मतलब पायलट मिलते हैं, आगे में 110, पीछे में 150। तो आपको लगता है कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है इन टायरों का? थोड़ा सा मैं कहूँगा, जब ये आप जब तक ये टायर गर्म नहीं होते हैं थोड़ा सा लगता है कि ग्रिप कम है इसमें। अच्छा, मतलब ये ड्राई की बता रहे हैं आप? हाँ, ड्राई का ही बता रहा हूँ मैं। कभी मतलब जब तक ये ज़्यादा हीट नहीं करते तब तक थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा ऐसे नहीं ग्रिप दे रहा है। तो वो थोड़ा सा माइंड में रख के चलाना पड़ता है बाइक, कि ज़्यादा लीन मत करो, ज़्यादा हैवी ब्रेकिंग मत करो। तो अब जो उन्होंने दिए हैं, अब जब तक ये चलेंगे तब तक ये लगाना पड़ेगा। तो अच्छा, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये आ जाता है कि मतलब अब अगर आपको चेंज करने होंगे टायर्स, तो आपके दिमाग में क्या है कि मतलब कौन से चेंज करने वाले हो, या आपको क्या लगता है कि इस बाइक के लिए कौन से बेस्ट टायर्स रहने वाले हैं? मुझे लगता है रोड 5 इसके लिए सबसे सही रहेंगे। मिशलिन के रोड 5। बट यार वो बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक 20,000 क्रॉस करते हैं वो एक सेट के लिए। अब देखो, या तो वहाँ खर्चा कर लो, या तो जब गिरेगी तो फेरिंग पे कर लेना और अपने ऊपर भी कर लेना। अच्छा, चलिए ठीक है। तो इसमें आप जैसे खुद तो बैठे हैं, साथ में पिलियन कभी बैठा है कि 10-15 किलोमीटर? पिलियन मैंने 2-3 बार ही बैठाया और मैं कहूँगा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी नहीं? दोनों के ही लिए।
और मैं कहूँगा कि इसको आप अकेले ही चलाओ, और ये बाइक अकेले ही चलाने के लिए है। ये मेरा मानना ये है, ये जो सीट है ये सिर्फ शो ऑफ के लिए है, ताकि इंडियन मार्केट में एक प्रैक्टिकलिटी आ पाए इसकी, नहीं तो इसका कोई यूज नहीं है। आप ना बैठाओ तो इसकी जगह काउली नहीं है, एक तरीके से काउली हो गया मतलब अपना। बिल्कुल। हाँ हाँ। और ये बाइक सोलो एक्सपीरियंस के लिए ही सबसे अच्छी है। पीछे वाला बंदा जब बैठता है उसको भी ऑकवर्ड फील होता है, वो भी झुक के बैठता है तो आप पे भी ज़्यादा बैक पे प्रेशर आता है। और बाइक परफॉर्मेंस तो जाहिर सी बात है, जब दो लोग बैठेंगे तो थोड़ी सी हैम्पर होती है, तो आपको बाइक चलाने में भी उतना मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, तो इसका जो रोड साइड असिस्टेंस तो मिला होगा जब आपने परचेज करी होगी, तो वो कितने साल का था, ऐसा कुछ आइडिया है आपको, याद है? वो उस टाइम पे 3 साल का था, लगता है 3 साल का था। कभी ऐसा ज़रूरत पड़ी कि बाइक कभी बंद हो गई और रोड साइड असिस्टेंस की आपको ज़रूरत पड़ रही है कि हाँ भाई कॉल करके बुलाया है? नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि अभी तक जो मैंने 3 बाइक्स अभी तक ओन करी हैं उसमें मुझे इसी ने सबसे कम परेशान किया। अच्छा अच्छा। मतलब कभी कभी एक आध बार तो इंस्टेंस ऐसा भी हुआ है कि जाड़े भर ये खड़ी रही है बाइक, उसके बाद भी एक 2 महीने के बाद भी पहली बार में स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि अभी आपका अराउंड 1 साल हो गया इसको, ठीक है, तो अभी आप कितने साल तक इसको रखने वाले हो और नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या है? अगर इसको बेचोगे तो कौन सा नेक्स्ट अपग्रेड करने का मन है? तो अभी तो अगर इसने मुझे परेशान नहीं किया, हाँ, तो मैं जब तक परेशान नहीं करेगी तब तक रखूँगा। अच्छा। हाँ, अगर इन फ्यूचर इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने लगा, मुझे लगेगा कि हाँ इतना मेंटेनेंस कॉस्ट इसके वर्थ इट नहीं है, तब बेचने की कोशिश करूँगा। या फिर देखो, दिल से जुड़ी है, पहली स्पोर्ट्स बाइक है, खड़ा कर दूंगा साइड में कहीं गैराज में, और जब इसको बेचूंगा तो कौन सी लेनी? तो अब देखो, अभी तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया है ऐसा, बट मतलब कोई सेगमेंट में जाने का मन है, 600 900, या फिर इसी सेगमेंट में रहने का मन है? देखो, इस सेगमेंट में तो अगर रहूँगा तो मैं अब रोडस्टर लूँगा। रोडस्टर? हाँ, क्योंकि इसमें नेकेड, मतलब नेकेड, क्योंकि इसमें अब 300-400 सीसी में फुल फायरिंग वाली तो चला ली, काफ़ी चला ली। तो अगर इस सेगमेंट में ही रहूँगा तो इस सेगमेंट में मुझे अभी फ़िलहाल सबसे अच्छी लगती है ट्रायम्फ की स्पीड 400। लुक्स वाइज उसका इंजन साउंड सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब प्रीमियम बाइक का फील देती है वो। तो अभी तक तो मुझे इस तो 600 900 सीसी में जाने का मन नहीं है अभी। देखो, अगर उस एक तो प्राइस रेंज उसकी बहुत ज़्यादा है। हाँ। अगर आज से 5-6 साल बाद मेरे पास उतना हुआ, अगर सेविंग्स हुई, या मुझे लगेगा कि वो मेंटेनेंस में झेल पाऊंगा, तो तब उस तरफ देखूंगा। अब मैं 600 में नहीं जाऊंगा, अब जाऊंगा अगर तो सीधे लीटर 900-1000 पे ही जाऊंगा। मतलब S1000 RR डायरेक्ट, इसके आगे तो S1000 ही है। उसके आगे फिर S1000 RR है, या फिर डुकाटी की पानी गले है। और तो उस रेंज में मुझे नहीं लगता कोई मुझे और अच्छी लगती है। ZX10R कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कमिटेड है। मैंने एक बार बैठा हूँ ZX10R पे, वो मुझे अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा ही कमिटेड पोजीशन पे लगती है वो। अच्छा, इसमें आप जो नॉर्मली, जैसे ये E20 फ्यूल तो डल जाता है इसमें, तो आप जो है इसमें नॉर्मल फ्यूलिंग कराते हो या फिर 95 ऑक्टेन जो है वो उसकी फ्यूलिंग कराते हो आप? इसमें मैं वही जो हमारा पेट्रोल पंप पे जो स्पीड या एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलते हैं, हाँ, वो 95 वाले वो कराता हूँ जहाँ तक हो सके। उससे कुछ फर्क पड़ता है माइलेज पे? मतलब लाइक नॉर्मल डलवाया तो माइलेज इतना, तो मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 5 से 10% का फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अच्छा, जब भी वो डलवाता हूँ मैं। अच्छा, जैसे इसको आप कभी ऑफ रोड पे लेके गए हो कि मतलब हल्का फुल्का ऑफ रोड? क्योंकि सस्पेंशन के बारे में जानना चाह रहा था कि सस्पेंशन कैसा फील कराते हैं ऑन रोड और ऑफ रोड पे। एक बार ये ऑफ रोड पे चली है, आप कह सकते हो 5-10 किलोमीटर, जब मैं इस पे गंगोत्री ट्रिप पे गया था। अच्छा। तो मेरे हिसाब से तो देखो, आपकी कोई भी फुल फेयरिंग बाइक ऑफ रोड के लिए नहीं बनी। तो हर एक बाइक का अपना पर्पस होता है, अपना टेरेन होता है। अब आप ये बनी ही आपके स्मूथ हाईवेज, रोड्स या ट्रैक पे चलाने के लिए है, इसीलिए तो इसको रेसिंग टूरर बोला गया है ना। ऑफ रोड बाइक तो है नहीं, ऑफ रोड आपको लेना है तो फिर हिमालयन लो। तो देखो, ऑफ रोड पे तो ऑन रोड, मतलब ऑन रोड इसका सस्पेंशन बढ़िया है। ऑन रोड तो बहुत बढ़िया।
बढ़िया, एक नंबर। पर आपको ये फील नहीं होता कि आपने मतलब ये बाइक ली और टीवीएस अपाचे में जो है आपको यही रेट से कम रेट में जो आपको फुल्ली एडजस्टेबल जो है सस्पेंशन आगे पीछे के मिल जाते हैं, तो वो खलते नहीं कभी? सच बताऊं तो अपाचे ना लेके ये लेने का सिर्फ एक कारण था, वो है BMW का बैज। ये बैज और ये बैज देख के मैं बताता हूँ आपको, कभी मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, कहता हूँ भैया 500 का या 600 का पेट्रोल डाल दो, तो कहते हैं भैया इतने में तो इसका गला गीला होता होगा। मतलब उनको लगता है कि 20-25 लीटर वाली टंकी होगी, इस पे 20-22 लाख वाली गाड़ी है। तो जो इसका प्रेजेंस है वो अपाचे का नहीं है रोड पे। अच्छा। हालांकि हाँ, मैं ये कहूँगा कि बाइक एंथुसियास्ट की नज़र से देखोगे तो वो बेटर लुकिंग है, बट एज अ लेमैन अगर आपको पता है कि BMW क्या ब्रांड है तो आपकी नज़र इसी पे पहले जाएगी। तो आपने इसमें सबसे ज़्यादा टॉप स्पीड क्या क्लॉक करी है? मैंने इस पे सबसे ज़्यादा अभी तक तो 146 करी है। 146। और आपने एक बार हाँ, इसको मैंने चलाई है, ये तब 162 के इसको आसपास तो मैंने ही 162 करी चला थी, रखी है आपकी तो बाइक। अभी तक ये बाइक 162 गई है। अच्छा। तो अच्छा, ये इसके इंजन के हीटिंग इश्यूज कभी फील होते हैं, ट्रैफिक वगैरह? हाँ, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो फील होता है। हालांकि इसमें रेडिएटर फैन है, बट रेडिएटर फैन जब हवा फेंकता है तो पहले आपके पैर पे ही फेंकता है। तो जब रेडिएटर फैन चलेगा तो पहले तो 5 मिनट आपके ही घुटने झेलेंगे उसकी गर्मी। अच्छा। मतलब हीटिंग है इसमें, मतलब काफ़ी हीटिंग है। हीटिंग तो है हाँ। अगर आप एक नॉर्मल ट्रैफिक में चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी पीक आवर्स में जा रहे हो आप, या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो 10-15 मिनट में गाड़ी हीट होती है, फिर आपको झेलना है। ठीक है। अच्छा, हेडलाइट थ्रो जो है इसका मतलब किस तरीके का हेडलाइट थ्रो? हेडलाइट थ्रो इसका बहुत अच्छा है। नाइट में बहुत बढ़िया है। बढ़िया, एक नंबर एकदम। अगर आप कहीं जा रहे हो किसी छोटी मोटी रोड पे जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, हाँ। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा, मतलब हेडलाइट से आपको कोई इशू नहीं है नहीं। अच्छा, इसका क्लच और जो ब्रेक लीवर है उससे कभी इशू हुआ? जैसे क्लच कितना हैवी आपको फील होता है? ज़्यादा हैवी है, हल्का है, कैसा क्लच है? स्मूथ है। ब्रेक हाँ, आई थिंक इसमें स्लीपर क्लच दे रखा है, राइट? तो इसका वाइब्रेशन का क्या फीडबैक है इंजन से? इंजन वाइब्रेशन देखो 100 के आसपास शुरू होती है, जो आपके पैरों पे पहले आती है। अच्छा। जो आपके पैरों से शुरू होती है, फुट पैड से। और टंकी में आती है? टंकी में मुझे लगता है 120-25 के बाद आना शुरू होती है। और उसी टाइम पे तकरीबन हाथ में भी आना शुरू होती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं भी उसको 146 तक ले जा चुका हूँ और मैनेजेबल थी बाइक उस पर मैं चलाना। कभी भी ये नहीं लगा था कि आउट ऑफ कंट्रोल है बाइक। तो मुझे उतना ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ, आप कितना ही चलाओगे इसको 100-200 के ऊपर, 100 के ऊपर तो कितना ही चलाओगे, तो लेकिन 100 के ऊपर देखो वाइब्रेशन है बाइक में। और ये माइलेज मतलब आपको इसने कितना पकड़ा देती है लगभग? फिर भी शहर के अंदर ही वही 25, 27, 28। और हाईवे पे मैक्स कितना आपने निकाला है? मैक्सिमम एक बार मैं जयपुर ट्रिप पे गया था, तो पूरा हाईवे था यहाँ से वहाँ, तब 34 के आसपास इसने मेरा माइलेज दिया था। अच्छा, तो आपने इसमें जो मतलब कभी लॉन्ग ट्रिप्स की हैं इससे? कभी बहुत लॉन्ग नहीं, बस एक बार मैंने जयपुर की ट्रिप की है, एक बार गंगोत्री की है। तो आपने मतलब एक स्ट्रेच में कितना खींचा है एक दिन में, मतलब लगभग? फिर भी एक दिन में मुझे लगता है मैक्स मैंने इसको करीबन 650 किलोमीटर चलाई होगी, जहाँ मतलब से जयपुर और जयपुर तो उस टाइम पे आपको परेशानी नहीं हुई क्योंकि इसका कमिटेड पोजीशन है? तो मतलब देखो, जब हम लोग जयपुर गए थे तो सुबह हम लोग निकले थे और पूरी राइड करीबन 12-14 घंटे की थी। मैं ये कहूँगा कि आखिरी के 100 किलोमीटर में तो हाथों में भी दर्द था और पीठ में भी दर्द था। तो बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप चलाने के लिए नहीं, मुझे लगता है कि 500 किलोमीटर तक अगर आप चल रहे हो इससे और रोड्स अच्छी हैं तो 500 किलोमीटर तक आपको एक दिन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑन द गो कॉन्जिक्यूटिवली आप, मैं कहूँगा इसको 150 से 200 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलाओ। अगर आप कंसेक्यूटिवली चला रहे हो बिना रुके 150-200 किलोमीटर, तो उसके बाद आपको हाथ में दर्द फील हो जाएगा। अच्छा, मेरा अब इससे सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे आता है कि आपने जब शुरुआत में मतलब इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे होंगे, तो जो आपको शुरुआत में प्रोज लगे होंगे, क्या वो कॉन बन गए या कुछ कॉन होंगे जो प्रो बन गए? ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है कि जो आपको लगता था कि ये चीज़ ख़राब है बट ये बाद में अच्छी हो गई, पर अभी
इस तरीके का कुछ मतलब देखो, फीलिंग आया? बाइक के अंदर मैं बताऊं अगर, तो बाइक के अंदर ऐसा कोई कौन नहीं है जो आपको डे टू डे राइडिंग में फेस हो। तो हाँ, अगर आपको हाई स्पीड कहीं चलानी है तो जाहिर सी बात है इसमें आपका वाइब्रेशंस हैं 100 के ऊपर, 100-105 के ऊपर, और ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो आपको हीट झेलनी पड़ेगी। दो इसके कॉन्स हैं। बाकी जो इसके प्रोज थे वो अभी तक प्रोज ही हैं। सबसे बड़ा कॉन मैं यही कहूँगा कि सिर्फ वीकेंड पे आपको अगर अवेलेबिलिटी है सर्विस कराने की तो आपके लिए दिक्कत आएगी अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो। अच्छा, जैसे मान लो कोई बंदा छोटे शहर से है, मतलब जैसे मान लीजिए अमरोहा से हो गया, कोई बरेली से हो गया, तो जैसे उनके लिए तो फिर मतलब बहुत दूर जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि BMW इज़ नॉट एवरीवेयर इन एवरी सिटी, राइट? तो मुझे लगता है कि यूपी में शायद 5-6 शहरों में है। लखनऊ का मुझे पता है, कानपुर का पता है, बनारस में है, इलाहाबाद में है। तो देखो, मुझे लगता है Tier 2 शहर तो है, Tier 2 सिटीज़ में है अभी तक इनका शोरूम पहुंच चुका है। अब उससे नीचे अगर कोई Tier 3 सिटीज़ या 4 सिटीज़ में रह रहा है तो अब वो लेने ही पहली बात तो जाएगा 100-200 किलोमीटर। करेक्ट, क्योंकि शोरूम ही नहीं है वहाँ पे। करेक्ट। तो उतना तो झेलना पड़ेगा। वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि देखो छोटे शहर में इनकी मार्केट भी नहीं है, तो जाएंगे भी नहीं है आज के 10 साल बाद भी नहीं जाएंगे। मार्केट इनकी सबसे ज़्यादा मार्केट तो इनकी Tier 1 शहरों में ही है। करेक्ट। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर, हैदराबाद, ये सभी जगह ऐसे ही शहरों में है। तो अच्छा, ये एक सबसे जो मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया, आपको ऑन रोड फिर भी क्या पड़ी होगी 370 कितने की? देखो, ये अगर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से लेते हो हाँ। तो ये आपको ऑन रोड उस टाइम पे तो पड़ती 375 की। अच्छा। क्योंकि मेरा BH वाला रजिस्ट्रेशन है तो मुझको ये तकरीबन पड़ी थी 360 की। अच्छा, BH में थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा वो रजिस्ट्रेशन। और जैसे इसका कलर स्कीम अगर दूसरा हो जाता है तो फ्लैगशिप हो जाता है, तो उसमें कितना कंपैरेटिवली जो है सस्ता मॉडल है। अगर आप जो इनका फ्लैगशिप वाइट, ब्लू और रेड वाला जो मॉडल है उसमें जाओगे तो वो करीबन आपको 15,000-20,000 रुपये महंगा पड़ेगा। ओके। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस कलर स्कीम है। उसको उन्होंने बैजिंग दे दी है, उसमें G310 RR, उसके बाद यहाँ पे रेस लिख के आ जाता है। अच्छा। तो उसको बाकी फीचर्स में कोई बाकी पूरी बाइक सेम है। चलिए इसी के साथ बाइक रिव्यू हमारा जो है आज ख़त्म होता है। तो आई होप सो आप लोग को ये रिव्यू पसंद आया होगा। चलिए बाय बाय। सो BMW की सर्विस वाकई में बहुत महंगी है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक सामने में एक्सेल रखी हुई है, और हमने ओनरशिप रिव्यू में ऑलरेडी जो है फर्स्ट और सेकंड सर्विस के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। बट उसकी सब्सिक्वेंट सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा महंगी है, जो आपको एक्सेल में सामने दिख रहा होगा। वैसे तो हर 10,000 किलोमीटर पे या 1 ईयर जो भी पहले आपका हो जाता है तो उसमें जो है आपको सर्विस करानी होती है। फर्स्ट सर्विस जो है वो आपकी 6500 की बैठती है, सेकंड वो 12,000 की बैठती है, सेकंड जो है आपकी वो नॉर्मल सर्विस है, थर्ड सर्विस जो है वो आपकी मेजर सर्विस हो जाती है, इसमें चेन वगैरह का जो है चेन सेट चेंज होता है, फोर्थ सर्विस फिर वो नॉर्मल सर्विस हो जाती है, और फिफ्थ सर्विस जो है आपकी फिर से अगेन वो चेन वगैरह दोबारा से चेक करेंगे, अगर वो ड्यूरेबल नहीं है उतनी तो उसको फिर से चेंज किया जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि हर अल्टरनेटिव आपकी जो सर्विस होगी वो एक मेजर सर्विस है, और उसकी जो सब्सिक्वेंट सर्विस होगी वो एक नॉर्मल सर्विस है। तो अगर आपका हम 5 साल का टोटल कॉस्ट देखें तो 77,500 रुपीज़ आपको जो है सर्विस कॉस्ट पड़ेगी, जो कि काफ़ी महंगी है BMW की।